कैसे हो? मैं गीता पालीवाल बीए फाइनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हम पढ़ रहे थे यथार्थवाद उपागम। यथार्थवाद उपागम जो आदर्शवाद उपागम के विरोध में आया और प्रचार किया। अब इतनी सारी उनकी अच्छी अच्छी बातें आई कि नहीं, शक्ति संघर्ष और युद्ध के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध बन सकते हैं। लेकिन ये सब बातें आते हुए भी फिर भी यथार्थवाद की कुछ आलोचना सामने आई है कि ये आलोचना सब ये देखेंगे कि ये ऐसे परिपूर्ण नहीं, यानी यथार्थवाद में भी कमियां है। कोई भी बात को हर कोई विचारक विद्वान कोई भी किसी बारे में विश्लेषण करता है तो कमियां तो उनकी रहती है, तो आलोचना तो होके रहेगी। लेकिन क्या कमियां रही है वो सब इसमें पढ़ेंगे। तो यथार्थवाद की आलोचना में शुरुआत करते हैं। पहली आलोचना बताइए, शक्ति व सत्ता जो संपूर्ण नहीं, यानी यथार्थवाद कह रहे सत्ता होगी उनके हाथ में और शक्ति होगी तो वो युद्ध भी करेगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे होंगे, दूसरे देश ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। तो ये यथार्थवाद कह रहा है। लेकिन उसके खिलाफ में जो उनके दूसरे विद्वान जो यथार्थवाद के खिलाफ वो कह रहे हैं कि शक्ति और सत्ता संपूर्ण नहीं। कोई भी व्यक्ति शक्ति और सत्ता के बलबूते पर कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि व्यवहारिकता और नैतिकता बहुत ही जरूरी है। अगर व्यवहारिकता नैतिकता नहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नहीं बताई या नहीं अपनाई तो आगे वाला देश कभी भी हमसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं बनाएगा। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान का देखो, हम बार बार व्यवहारिकता रखते हैं लेकिन वो बार बार धोखा देके आतंकवादी वगैरह ये सब हमले करवाता है। तो देखो आप, सिर्फ हमारे पास शक्ति और सत्ता है लेकिन क्या वो उनकी नैतिकता और व्यवहारिकता नहीं, तो क्या हम उनसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि शक्ति और सत्ता संपूर्ण है। हमारे पास शक्ति और सत्ता है लेकिन आगे वाले के नैतिकता और व्यवहारिकता नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हरगिज नहीं बनेंगे। दूसरी बात बताइए, शक्ति को नापना एक जटिल प्रक्रिया है। यानी यथार्थवाद क्या करते हैं, शक्ति को मापेंगे, जितनी ज्यादा शक्ति होगी उतने ही उस देश के उतने ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे बनेंगे, ये यथार्थवाद कह रहा है। लेकिन इनकी आलोचना में कह रहे हैं कि शक्ति को नापना एक जटिल प्रक्रिया है। यानी एक देश की शक्ति को नाप ही नहीं सकते या माप ही नहीं सकते। कैसे? क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक उनके संसाधन सब देखकर उनकी शक्ति नापी जा सकती है। तो हर देश में कई संसाधन की कमी, कोई संसाधन उनके लिए बहुमूल्य, कोई मूल्यवान नहीं है, तो कैसे उनकी शक्ति मापी जाए? तो शक्ति को मापना, कोई ज्यादा शक्तिशाली है तो जरूरी नहीं कि वो शक्तिशाली है, वो शक्तिहीन भी हो सकता है। मान लो वह सत्ता बहुत ही शक्तिशाली लेकिन उनके संसाधन में कमी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उसमें नैतिकता नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है लेकिन वो बंजर है पूरा, कोई उनके उत्पादन या लाभ के कोई जमीन है नहीं। तो वो है कि शक्ति को नापना एक जटिल प्रक्रिया, इसलिए यथार्थवाद की आलोचना हुई। तीसरी बात बताइए बच्चों, शक्ति संघर्ष स्थायित्व नहीं, यानी हमेशा शक्ति के लिए संघर्ष करना और युद्ध करना ये स्थायित्व यानी बरकरार नहीं रखता, क्योंकि युद्ध के बाद शांति होती है, शांति के बाद वापस नैतिकता व्यवहारिकता होनी चाहिए। तो स्थायित्व यानी शक्ति संघर्ष युद्ध द्वारा लंबे समय तक ये क्या करे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बन ही नहीं सकते। इसके लिए क्या होगा, शक्ति की संघर्ष भी करना होगा और नैतिकता और व्यवहारिकता भी अपनानी होगी, तभी ये शक्ति संघर्ष करने के बाद स्थायित्व यानी दूसरे देशों से संबंध अच्छे रह सकते हैं। लेकिन सिर्फ शक्ति संघर्ष और युद्ध ये तीनों बात करके उस देश की स्थायित्व यानी उस दूसरे देशों से संबंध स्थायित्व यानी लंबे समय तक चल ही नहीं सकते। जैसे दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरा कोई शक्तिशाली सामने आए तो लोग उनके साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यही है कि आलोचना में बताया कि शक्ति संघर्ष लगातार या लंबे समय तक चल ही नहीं सकती। चौथी बताइए, शांति विरोधी नीति, यानी आदर्शवाद ने तो व्यवहारिकता, नैतिकता और शांति की बात की कि शांति रखेंगे तो ऑटोमेटिक पड़ोसी देश हमारे अच्छे से संबंध बना सकते हैं। लेकिन ये बात
यथार्थवाद नहीं मान रहा, वो कह रहा कि शांति तो विरोधी, शांति तो कायर है लोग, वही शांति रखेंगे। जो युद्ध करेगा, शक्तिशाली बनेगा, वही अंतरराष्ट्रीय संबंध बना सकता है और दूसरे देश अपने में मिला सकता है और हर देश से वो अंतरराष्ट्रीय संबंध बना सकता है। लेकिन ये शांति विरोधी, क्योंकि शांति जहाँ नहीं, व्यवहारिकता नहीं, और जो देश शांति की बात नहीं करेगा उन देश का अंतरराष्ट्रीय संबंध दूसरे देशों से अच्छा नहीं हो सकता। तो और लास्ट पॉइंट है, पांचवा है एक पक्षीय अध्ययन। एक पक्षीय अध्ययन यानी एक बात को लेके बैठा, शक्ति, संघर्ष और युद्ध, वो एक पक्षीय, जबकि अपने हित के लिए कोई देश अपने हित के लिए संघर्ष करेगा, वो एक पक्षीय बात। लेकिन परस्पर सहयोग, दूसरे देशों के साथ सहयोग करना भी एक अंतरराष्ट्रीय संबंध का महत्वपूर्ण कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो देश से बना है तो महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है परस्पर सहयोग। सिर्फ एक पक्षीय, सिर्फ हित संघर्ष यानी अपने देश के हित साझ कर संघर्ष करें, एक पक्षीय काम का नहीं। यानी कहने का मतलब है दूसरों के साथ सहयोग करोगे, परस्पर सहयोग, किसी के आपदा आई, आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन आप उसकी मदद नहीं करोगे, परस्पर सहयोग नहीं करोगे, तो वो शक्ति के लिए संघर्ष या अपने हित के लिए संघर्ष करेगा, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं बनेगा। ये है आपके यथार्थवाद उपागम की आलोचना। आगे हमारे हैं यथार्थवाद, ये तो आदर्शवाद की भी आपने देखी बात, आदर्शवाद में भी आलोचना हुई उनके उपागम की और यथार्थवाद उपागम की आलोचना हुई। अब बात सामने आ जाती है कब क्या अपनाया जाए, अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए क्या यथार्थवादी उपागम अपनाया जाए या फिर आदर्शवादी उपागम अपनाया जाए, क्या किया जाए, इसके बारे में इन दोनों के बीच का रास्ता आएगा। कल हम पढ़ेंगे यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद समन्वय, यानी दोनों मिलकर अगर क्या क्या करे तो वो अंतरराष्ट्रीय संबंध बनेंगे। तो कल हम दोनों के पक्ष में कौन है, कोई यथार्थवाद का पक्ष होगा और कोई होगा आदर्शवाद। इन दोनों को क्या क्या, दोनों की चीजें अच्छी है, क्या क्या क्वालिटी दोनों में, तो वो क्वालिटी मिलाकर फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध बनेंगे। तो यथार्थवाद और आदर्शवाद समन्वय, इन दोनों का समन्वय होगा तब जाके अंतरराष्ट्रीय संबंध बनेगा। तो कल हम पढ़ेंगे दोनों का समन्वय, यथार्थवाद उपागम और आदर्शवाद उपागम। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे दोनों का समन्वय। बाय।